संदेश झूठ से हटके। हर साल पारा बढ़ता ही जा रहा है। जब हम जंगल काटकर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो परिणाम भी हम ही भुगतेंगे। जब हमने हाईवे और कंक्रीट के जंगल खड़े करने का ही ठेका ले लिया है, विकास मान लिया है उसे ही, फिर प्रचंड गर्मी भी सहनी तो पड़ेगी ही। खैर, आज हम लौटते हैं मूल विषय पर। का परिचय कराता हूं अपने खास मेहमान डॉक्टर अर्चना जैन से। जानी मानी चिकित्सक हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत मशहूर हस्ती हैं। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के पेशेंट आपके पास में सुबह से प्रतीक्षारत रहते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। और एक अनुरोध मैं आपसे कर लेता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो आइकन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही एक ज्वाइन का भी एक आइकन है। आप अगर मेंबरशिप लेना चाहें तो ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। ये ऐच्छिक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ प्रायोरिटी आपको देंगे। जैसे आप कोई भी हमारे किसी भी कार्यक्रम में शरीक होते हैं और कोई सवाल पूछते हैं तो प्रायोरिटी पर हम आपका मेंबर्स का अपने सवाल लेंगे। तो आज हम ग्रीष्मकालीन त्वचा संबंधी व्याधियों की यानी गर्मियों में होने वाली समस्याओं और रोगों की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप गर्मियों में होने वाली स्किन डिसीज के बारे में बताइए। स्किन रैशेज, खुजली, दाने और चकत्ते जैसी समस्याएं गर्मियों में बहुत देखने को मिलती हैं। इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें और होने पर कैसे निजात पाएं? जी सर। धन्यवाद जोशी जी और धन्यवाद दर्शकों। और ये आपने बिल्कुल सच बात कहा जोशी जी कि वाकई में जो गर्मियां हैं वो हर साल, अगर हम देखें तो हर साल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो इसका मुख्य कारण है वो वाकई में वो कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही जाति ही है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पर्सनल लेवल पर तो हम लोगों को अपना इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है ही कि जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि पेड़ ना काटें, पौधे उगाएं, पानी ना बहाएं। और लेकिन साथ ही साथ इसका जो एक सरकारी लेवल पर भी बहुत तेजी से इस पर एक्शन लेने की जरूरत है कि ताकि जल्द ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए जा सके, पानी को बचाया जा सके। अदरवाइज जो आज तो हम सॉल्यूशन कुछ कर भी पा रहे हैं, कल शायद हम उस सॉल्यूशन को करने की स्थिति में भी ना बचे। खैर, अब हम अपने जो हमारा मुख्य टॉपिक है हम उस पर आते हैं। मैं पहले एक बहुत सूक्ष्म जो मुख्य मुख्य बीमारियां हैं गर्मियों में, मैं उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा फिर बाद में जो भी आपके सवाल हैं उनका स्वागत है और मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं उनका समाधान आपको दे सकूं। सबसे पहले तो जो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि इतनी गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी में भी काम करना पड़ता है। हर एक किसी के पास में और हर समय एयर कंडीशनर की सुविधा भी नहीं होती है। तो कभी भी अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपको लगे कि पसीना आना बंद हो गया है, तो उस चीज को आप लापरवाही से ना लें। तुरंत जो भी लिक्विड पेय, जो भी पदार्थ आपको मिले, पानी मिले, और अगर बहुत ही अच्छा है अगर कहीं नींबू की शिकंजी है या ओआरएस का घोल है या कोल्ड ड्रिंक है, जो कुछ भी मिले उसको अधिकता में पिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है सनस्ट्रोक की। और एक बार अगर सनस्ट्रोक अगर सेटल हो जाए तो फिर वो बहुत परेशान करता है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो इस चीज की है। खैर, अब हम आते हैं जो स्किन संबंधी समस्याएं हैं जो हमें गर्मियों में ज्यादा परेशान करती हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमनली देखने में आता है, जिसकी शुरुआत होती है जो शरीर के फोल्ड्स हैं, बेसिकली अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, जहां पर भी पसीना मरता है वहां से शुरुआत होती है। छोटे छोटे दानों के रूप में शुरुआत होती है, उसमें भयंकर खुजली आती है और धीरे धीरे वो गोल चकत्तों का रूप लेना शुरू कर देते हैं और लाल लाल रंग के चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं। और जो वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट का रीजन बनते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से कहीं पब्लिक में भी हैं तो आप स्क्रैच नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से बहुत ज्यादा एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का रीजन बन जाता है। ये आमतौर पे ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके लिए प्रिकॉशन क्या है कि सबसे पहले तो कि बिल्कुल सूती और ढीले कपड़े पहने जो पसीना सोख सके और पसीना वहां पे ना रुके।
और जैसे ही मौका मिले, पसीने में भीगे हुए कपड़े हैं या बरसात में भीगे हुए कपड़े हैं, उनको तुरंत बदल लिया जाए और कपड़ों को गर्म पानी में धोआ जाए और इवन अंडरगारमेंट्स को भी अंदर की तरफ से प्रेस करके पहना जाए। और एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, पहले उनको लगाएँ और अगर नहीं रिलीफ मिलता है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। इसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक कहना चाहूँगी कि आम तौर पे जो हम अब देख रहे हैं, जो अधिकतर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बहुत रेज़िस्टेंट फंगल इन्फेक्शन के आने लगे हैं। उसका एक मुख्य कारण क्या है कि आम तौर पे जितने भी पेशेंट्स हैं, वो या तो किसी ने बता दिया या मेडिकल स्टोर से सीधे ले लिया और वहाँ पर जो क्रीम्स दे दी जाती हैं, वो स्टेरॉइड वाली क्रीम्स होती हैं। ये क्रीम्स आप किसी भी दिक्कत में लगाएँगे तो आपको शुरुआत में एकदम से तुरंत रिलीफ देती हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे जो फंगल इन्फेक्शन है उसको रेज़िस्टेंट कर देती हैं। हम अगर नोटिस करें, अगर अपना प्रैक्टिस का अनुभव अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैं अगर अब से 10-15 साल पहले की बात करूँ, तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते थे, ये आम तौर पे हम हफ्ते में 1 गोली देते थे, मुश्किल से महीना या 2 महीना और सिंपल सी एंटी फंगल क्रीम्स या पाउडर बताते थे और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता था। और आज हमें बहुत रेगुलर मेडिसिन्स देने के बाद भी 6-6 महीने देने के बाद में भी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण ये स्टेरॉइड क्रीम्स ही हैं और साथ ही एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप इसके लिए ट्रीटमेंट लें, तो उस ट्रीटमेंट को ये नहीं कि आपको रिलीफ मिला और आप इर्रेगुलर हो जाएँ। जब तक डॉक्टर उसको मना ना करे, उसको ट्रीटमेंट को ना छोड़ें। तो एक तो ये हुई सबसे कॉमन चीज़ जो फंगल इन्फेक्शन है। दूसरा एक रीज़न आता है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं घमौरियाँ। घमौरियों में क्या होता है कि पूरे शरीर पर लाल-लाल, बारीक-बारीक दाने आने शुरू हो जाते हैं और ये भी बहुत खुजली वाली दिक्कत होती है और इससे बचने का तरीका सिर्फ़ क्या है कि खूब अधिकता में पानी पिएँ, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लें, आप टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, आप अपने फूड आइटम्स में इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही वही आप सेट्रिमाइड युक्त जो साबुन होते हैं, उनका प्रयोग करें, एंटी फंगल पाउडर्स को डस्ट करें। इसका तरीका ये है। साथ ही हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि बाज़ार में मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हम क्या करते हैं कि जैसे आपकी 1 बाल्टी पानी है, 1 बाल्टी पानी में उसका आधा चम्मच डालें और उस पानी से नहाना शुरू करें। तो उससे भी इसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलने की संभावना रहती है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि गर्मियों में बहुत कहना चाहिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन है। क्यों? पसीना रुकता है, पसीना रुकने की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो आना इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे पस वाले दाने बनने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ही पेनफुल बीमारी है ये और उसका सॉल्यूशन सिर्फ क्या है कि एक तो डॉक्टर को तुरंत कॉन्टैक्ट करें और इसके अलावा साथ ही जो एक कॉमन सी प्रिकॉशंस है वही जो कपड़ों का ध्यान रखना है। सूती ढीले कपड़े, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं और सफाई का ध्यान रखें। अगर संभव हो डेली 1 बार तो नहाना ही नहाना है, सुबह-शाम नहाने का प्रयास करें। और लापरवाही से अगर आप छोटी-सी भी चीज़ को अगर लापरवाही से लेंगे, वही बड़ी दिक्कत बनने में देर नहीं लगेगी। तो ये नहीं कि हाँ, 1 फुंसी बन रही है, 2 फुंसी बन रही है, तो वो हम अपने आप से ट्रीटमेंट करें, तो तुरंत अपने चिकित्सक की सलाह लें। फिर एक जो एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इन दिनों में और वो आम तौर पे छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, कि बच्चों के हाथों पर, पैरों पर छोटे-छोटे से दाने मिलते हैं, जो बहुत खुजली वाले होते हैं, पस पड़ना शुरू हो जाता है। ये आम तौर पे जो इन दिनों में मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो उन अब जो देखने में आ रहा है कि लू चलने के बाद कहा जाता था कि मच्छर खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब लू चलने के बाद भी मच्छर खत्म नहीं होते हैं, शायद मच्छर भी आदी हो गए हैं और वो भी रेसिस्टेंट हो गए हैं। तो उसके लिए ध्यान रखें कि जितना हो सके पर्टिकुलरली शाम होते के साथ ही पूरी आस्तीन के, पूरे ढके हुए कपड़े पहनने की कोशिश करें, बच्चों को पहना के रखें और शाम को पेड़-पौधों के पास ना जाएँ और अपने डॉक्टर को तुरंत कॉन्टैक्ट करें। और बाकी इसके अलावा मार्केट में कुछ जो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स वगैरह हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्किन के लिए सूटेबल हो। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है इन दिनों में सनबर्न और सन एलर्जी। सन एलर्जी, सनबर्न ये अलग-अलग चीज़ें हैं। जो सन एलर्जी है उसमें तो क्या होगा कि जो हमारे खुले हुए हिस्से हैं, उन पर बारीक-बारीक दाने आने शुरू हो जाते हैं, बहुत गंदी तरह से खुजली आती है। दूसरा आता है हमारा सनबर्न। सनबर्न में क्या होता है कि हमारी स्किन जल जाती है, फफोले बन जाते हैं। तीसरा आता है सन टैन।
सन टैन में क्या होता है, स्किन जलेगी नहीं, लेकिन वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। और जो सन टैन है वो फिर भी हमारा ऐसी चीज है कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सन बर्न बहुत पेनफुल हो जाता है। सन टैन को तो हम बाद में सिंपल सन प्रोटेक्शन है या बाद में कुछ क्रीम्स हैं उनसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन सन बर्न बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। इसके लिए जब भी घर से बाहर निकले जितना हो सके शरीर को ढककर निकलना है। इसके अलावा सनस्क्रीन का प्रयोग करें और इसके अलावा अपने आप से कोई भी फालतू क्रीम्स ना लगाएं कि कोई घरेलू हम होम रेमेडीज यूज कर रहे हैं या अपने आप से क्रीम्स लेकर लगा रहे हैं। वो जो भी आपके आसपास जो भी आपके अच्छे डॉक्टर हैं उनकी सलाह से ही उसका प्रयोग किया जाए। ये एक आमतौर पर पूछा जाता है, एक सवाल आता है, एसपीएफ जी, यानी जी, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये जी, क्या है? जी, इससे हमारे दर्शकों को समझा पाएंगी? जी। एसपीएफ 15, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50, एसपीएफ 70, एसपीएफ 100, ये क्या चीज होती है? मतलब ये नंबर्स का क्या है महत्व और इसका चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? जी जो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन का चयन ना बहुत सारे लेवल्स पे किया जाता है। जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब होता है कि अगर सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 है, इसका मतलब ये कि वो धूप से आपको 15% बचा रहा है। 30 का मतलब है आपको 30% बचा रहा है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आमतौर पे जो हमारी स्टडीज कहती हैं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में एसपीएफ 100 तक की क्रीम्स आनी शुरू हो गई तो ठीक है, अगर आपको सूट कर रहा है तो आप हाईएस्ट एसपीएफ का प्रयोग करें। जी। जी। अच्छा, ये बच्चे भी क्या सनस्क्रीन लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि अब बच्चों बहुत सी क्रीम्स ऐसी आ गई हैं कि जो बच्चों के लिए भी स्किन फ्रेंडली होती है। और हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर कि बच्चों में हमें केमिकल सनस्क्रीन्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिजिकल सनस्क्रीन्स का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और वैसे तो जितना हो सके कि सनस्क्रीन्स का प्रयोग ना करके कि आप कैप लगाना है और इसके अलावा फुल स्लीव्स के कपड़े हैं, पूरा जितना बॉडी को कवर करके निकलेंगे उससे अच्छा प्रोटेक्शन नहीं होता। नहीं, जी। अगर ये फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन में क्या अंतर होता है? कुछ थोड़ा। फिजिकल सनस्क्रीन्स, हाँ, फिजिकल सनस्क्रीन्स में बेसिकली क्या होता है कि जो जिंक ऑक्साइड है या टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, बेसिकली ये फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं और ये स्किन में डीपली एब्जॉर्ब नहीं होते, सुपरफिशियल कोटिंग करते हैं और एब्जॉर्ब नहीं होते इसलिए स्किन को कोई हार्म नहीं करते। लेकिन जो मार्केट है वो फुल है केमिकल सनस्क्रीन से। तो केमिकल सनस्क्रीन से कई बार देखा गया है कि लेटर और सूनर कि कई बार उनसे एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है उल्टा, जहाँ बचाने की जगह। और तीसरा कई बार एक होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेनॉइड हाइपर पिगमेंटेशन। तो उस एरिया पे एक अजीब सी स्याही सी स्किन पर आनी शुरू हो जाती है और वो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल सनस्क्रीन का ही प्रयोग किया जाए। जी। मैं जी इसी जी कड़ी में जी, एक इसी कड़ी में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और मेरे दिमाग में आई है, वो मैं अभी आपसे और शेयर करना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में जिस तरीके से हम उसको सन एलर्जी समझ के ही हम उसको ट्रीट कर जाते हैं कई बार। एक होती है पार्थिनियम घास जिसको आम भाषा में हम गाजर घास या कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। तो ये भी जो सड़कों के किनारे, खेतों में या खाली मैदानों में झाड़ियाँ उगी रहती हैं और गर्मी के दिनों में इसमें छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटे से सफेद रंग के फूल आते हैं। तो इससे बहुत जिनको सेंसिटिविटी होती है, बहुत सीवियर एलर्जी होती है। तो इसलिए आसपास के जितने भी आसपास के मैदान हैं, वहाँ से इन झाड़ियों को साफ करा दिया जाए और जितना हो सके शरीर को ढक के निकला जाए और घर लौटते के साथ ही तुरंत नहा के और उन कपड़ों को बदल लिया जाए। और अगर वो नहीं कंट्रोल में आती तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। जी, आगे। अच्छा, कुछ कुछ पौधों से, जैसे सैर सपाटे पर लोग जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं या पहाड़ी स्थलों पर जाते हैं, तो वहां कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जी। वो अगर शरीर पर लग जाता है तो बहुत परेशान कर देता है। वो भी क्या यही चीज है या वो अलग है कुछ? नहीं, वो जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम आम तौर पे बहुत ज़्यादा हिल स्टेशंस पे नहीं मिलता है, पहाड़ी एरियाज़ में आम तौर पे नहीं मिलता है। आम तौर पे ये मैदानों में ही ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन वो तो कोई भी पौधे हैं तो उनमें से कुछ जो सिक्रीशंस होते हैं, वो एलर्जी कर सकते हैं। तो उसका तरीका सिर्फ यही होता है कि जब आप ट्रैकिंग भी करें तो जितना हो सके मैक्सिमम बॉडी को कवर करके जाएँ और अपने डॉक्टर से सलाह करके कोई भी माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम या एंटी एलर्जिक टैबलेट्स वो लेकर जाएँ साथ में कि ताकि कोई इमरजेंसी और किसी से कॉन्टैक्ट ना हो पाए, तो उसको अप्लाई किया जा सके। जी, जी। एंटी एलर्जिक जो दवाएं हैं वो इसके काम आ जाती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा, हमारे साथ शश्मी जी जुड़ी हुई है। ये पूछ रही है, जी मुझे जानना है फेस ऑयल कंट्रोल कैसे करें। फेस ऑयल, ऑयली फेस से मतलब होगा शायद। जी। जी, बिल्कुल। ऐसा है कि जो स्किन ऑयली है, कभी भी हमें उसको ऑयल को अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन की अपनी विशेषताएँ होती हैं, ऑयली स्किन की अपनी विशेषताएँ होती हैं। मैं एक कॉमन सी चीज़ बताऊँ कि ऑयली स्किन होने से परेशान मत होइए, क्योंकि जिसकी स्किन जितनी ऑयली होती है, उसकी स्किन पे झुर्रियाँ उतनी देर से पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ़ उसका तरीका सिर्फ़ क्या है कि आप उसको रिपीटेडली क्लीन करें, बहुत रगड़ के साफ ना करें, किसी भी अच्छे फेस वॉश से उसको बार-बार क्लीन करें, और या आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको अंदर से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक कुछ विटामिन ए आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, कि वो भी आपका जो है कई बार इस ऑयल को कम करने में मदद करता है। एक मिस्टर कार्तिक कौशिक है, उनका एक सवाल स्क्रीन पर है। जी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब जो हमारी स्टडीज़ भी ऐसा नहीं कहती कि सनरेज़ की वज़ह से जो बाल हैं वो व्हाइट हो सकते हैं या ग्रे हो सकते हैं, और ना ही जो सन रेज़ हैं वो बाल्डनेस क्रिएट कर सकती हैं। इनके अलग कारण होते हैं, जो व्हाइटनिंग होती है वो आम तौर पे जेनेटिक होता है, आम तौर पे, और ये देखने में आ रहा है कि अगर पेरेंट्स में ग्रेइंग हुई है बालों की, तो वो बच्चों में जल्दी होती है। इसके अलावा अपना थोड़ा-सा डाइट का ध्यान रखें, और इसके अलावा जैसे कुछ टैबलेट्स हैं, कैल्शियम पेंटोथेनेट टैबलेट्स होती हैं, मेलेटोनिन सॉल्यूशंस होते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं इनको कुछ हद तक रोकने में। और जो बाल्डनेस है, बाल्डनेस का रीज़न कभी भी सन एक्सपोज़र नहीं होता, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। और था, रंजना जी का सवाल था। जी, ये वो पूछ रही है कि पिगमेंटेशन के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए। जी। पिगमेंटेशन में जो मुझे लगता है कि 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होती है कि फेस पर छोटे-छोटे से ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, जिनको हम फ्रेकल्स बोलते हैं। और एक होता है मेलाज़्मा। मेलाज़्मा में जो पैचेज़ बन जाते हैं, जो पैचेज़ होते हैं बेसिकली वो मेनली इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, इस हिस्से पर ज़्यादा आते हैं। ये पिगमेंटेशन के मेन 2 रीज़न्स होते हैं, और ये आम तौर पे सन एक्सपोज़र की वज़ह से बनते हैं, कभी-कभी कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वज़ह से बनते हैं, और कई बार कुछ मेडिसिन्स होती हैं, उनकी वज़ह से भी ये बन जाते हैं। और हार्मोन टैबलेट्स भी जहाँ तक बहुत ज़रूरी है सिर्फ़ वही लें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली हार्मोन टैबलेट्स का यूज़ अपने आप से नहीं करना चाहिए, कि जैसे बहुत है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो अननेसेसरीली ना प्रयोग करें जब तक कि डॉक्टर उसको बहुत ज़रूरी ना समझे, और इसके लिए सन प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स हैं, कुछ कोज़िक एसिड क्रीम्स हैं, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सन प्रोटेक्शन, और जो सनस्क्रीन है उसको ये नहीं करना है कि सिर्फ़ आपने धूप में जाना है केवल तब लगाना है, या क्लाउडी वेदर है तो नहीं लगाना है। एक और गलत एक भ्रांति है कि हाँ, जो सनस्क्रीन है वो सिर्फ़ गर्मियों में लगाना है, सर्दियों में नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है, जो धूप है वो चाहे गर्मियों की है, वो सर्दियों की है, वो इक्वली नुकसान पहुँचाती है, और बल्कि सर्दियों में हमारा मन नोइंगली और अननोइंगली करता है ज़्यादा धूप की तरफ जाने का। तो जो सनस्क्रीन है वो 12 महीने लगाना चाहिए, और उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि 4-5 घंटे में हम उसको रिपीट करें, क्योंकि कितना भी कोई कंपनी क्लेम कर ले कि जो सनस्क्रीन है वो 12 घंटे काम करेगी, 8 घंटे काम करेगी, लेकिन आम तौर पे जो उसका प्रोटेक्शन फैक्टर है वो विद टाइम धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए सनस्क्रीन को हमें रिपीट करना चाहिए, चाहे वो क्लाउडी डे है, चाहे आप घर के अंदर हैं या आप घर के बाहर हैं, या वो कोई-सा भी वेदर है। जी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें भी, जी, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अधिकतर जो आते हैं बच्चियाँ, लेडीज़, जेंट्स, जो इसके बाद में वो बहुत स्टेरॉइड क्रीम्स लगाकर आते हैं, क्योंकि मार्केट में आप बहुत सारी, मैं क्रीम्स के नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारी स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, कि जो लगाने से शुरुआत में एकदम से तुरंत आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो बाद में स्किन को पतला कर देती है, लाल-लाल धारियाँ आ जाती हैं, खुजली आना शुरू हो जाती है, और जब भी आप उसको छोड़ेंगे पहले से ज़्यादा डार्कनेस आती है। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में हमें भी पसीने छूट जाते हैं। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह की क्रीम्स ना इस्तेमाल करें। एक और सवाल है कि पहले स्पॉट्स थे, अब चीक्स पे पैचेज होते जा रहे हैं। मैंने शायद वही पैचेज। बताया। जी, जो मैंने स्पॉट्स बताए वो फ्रेकल्स हैं। फ्रेकल्स जो होते हैं वो ब्राउन-ब्राउन स्पॉट्स की फॉर्म में आते हैं, और जो पैचेज़ हैं दैट इज़ मेलाज़्मा, और दोनों का यूजुअली रीज़न एक ही होता है। तो धूप से बचाना ये है ज़रूरी। अच्छा, जी, एक और मैं सवाल कर लेता हूँ। ऐसा जी। है कि बहुत सारी त्वचा संबंधी समस्याएं क्या खान पान पर होती हैं? ऐसे सवाल भी आए हैं हमारे चैट बॉक्स में। और गर्मियों में स्किन को खूबसूरत और निरोग बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति की डाइट क्या हो?
कोई हाँ, डाइट बिल्कुल। सुझा सकते हैं? जी। किन विशेष बातों का ख्याल मतलब वो रखे? देखिए ऐसा है, जो डाइट है, खाना पीना तो हमारी बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक तो, लेकिन पर्टिकुलरली गर्मियों में हैवी फूड ना खाएं बिल्कुल भी। जो ऑयली फूड है, बहुत स्वीट्स हैं, उनको अवॉइड किया जाए। पानी, लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लें। और इसके अलावा जैसे फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, उनको अपने खाने में इंक्लूड करें। तो डेफिनेटली, क्योंकि उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमें मिल जाते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स मिनरल्स हैं, और इसके अलावा जो लिक्विड डाइट है, वो आपकी स्किन को यूथफुल रहने में हेल्प करती है। जी। अच्छा, क्या जी। ये जो बच्चे होते हैं उनको पसीना वगैरह आता है तो टैल्कम पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं उनको, देखिए, या जो जो कोई और बहुत सावधानी जी, बरतनी चाहिए बच्चों के लिए? जी। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको, ताकि पसीना ज़्यादा ना आए, तो बिल्कुल हवादार जगह पे रखने की कोशिश करें। सूती और ढीले कपड़े पहनाएँ, सिंथेटिक कपड़ा बिल्कुल ना पहनाएँ। और छोटे बच्चों में, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल के, 2 साल के, उनमें हमारा जो अपना अनुभव है, तो हम कभी भी टेल्कम पाउडर्स की सलाह उनको नहीं देते। क्योंकि जो टेल्कम पाउडर्स है, जब आप डस्ट करते हैं, तो वो सांस के साथ बच्चे इनहेल कर लेते हैं। और उस सिचुएशन में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें वैसे भी निमोनिया की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें टेल्कम पाउडर्स का यूज कम से कम करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है या पोटेशियम परमैंगनेट है, तो उसको बहुत मिनिमल से अमाउंट में उसको नहाने में यूज करें बच्चों के। और बहुत महीन सा, हल्का सा कुछ भी जो माइल्ड लोशन है, उसको लगा के रखें। पाउडर्स का यूज बच्चों में नहीं करना चाहिए। जी। हिमा जी पूछ जी। रही है, गर्मी में शरीर में ऐसा लगता है कि चींटी काट रही है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पर, तो सहस्त्र जी। धारा चले जाएं या एसी चलाएं? मेरा ख्याल से तो ये निदान है। बाकी आप जो जोशी जी, इस समय तो सहस्त्रधारा का टेम्परेचर भी ऐसा है कि जो आप वहां पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ना पानी का अच्छा। टेम्परेचर है, ना धूप का टेम्परेचर है। तो इसलिए जो ये बेसिकली ये घमौरियों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो उसमें एक तो, एक बात का हाँ जरूर ध्यान रखें कि एक आम टेंडेंसी होती है, कहते हैं हम, कि जो मॉइस्चराइजर है वो केवल सर्दियों में लगा जाए। नहीं, जितना टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो जो बॉडी का ऑयल है उसको भी खींच लेता है। खींचने की वजह से भी स्किन पर रेडिशनेस, खुजली, ये होना शुरू हो जाता है। तो उसमें नहाने के बाद में बहुत माइल्ड सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। और इसके अलावा जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। जी। और खाने में अपना वही विटामिन सी गर्मियों में विटामिन सी है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये बहुत हेल्पिंग होते नहीं नहीं, बिल्कुल, नींबू चाटने से काफी फायदा होता है। हैं। हाँ, बिल्कुल। और जी। स्वाद भी और जायका भी अच्छा हो जाता है। तो जी। एक चीज और, बच्चों की बात चली तो मैं पूछ लेता हूँ जी। कि आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, नन्हे बच्चे होते हैं, उनको ऑयल मसाज किया जाता है, तेल मालिश करने का प्रचलन है। हम लोगों के जी। घर में कहते हैं हम बच्चे की मालिश कर दे। तो क्या जी। गर्मियों में भी बच्चों की तेल मालिश की जा सकती है या उसको अवॉइड करना जी। चाहिए? देखिए, जो हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, उसको बोलते हैं लोई। लोई में क्या करते हैं कि वो ये होता है कि जो बच्चे के बॉडी पर बाल हैं, तो कि अगर हम लोई करेंगे, तेल में वो आटा या जो भी रिचुअल्स वहां के होते हैं उससे अगर करके रगड़ते हैं, तो उससे बाल उतर जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो बाय बर्थ जो बाल होते हैं, लेन्यूबो हेयर होते हैं, वो अगर हम कुछ ना भी करें, वो अपने आप थोड़े समय के बाद झड़ जाते हैं। तो उसके लिए किसी लोई की जरूरत नहीं होती। और हाँ, गर्मियों में अगर हम तेल मालिश करते हैं या लोई करते हैं, उससे बच्चे को नुकसान जरूर होता है। क्योंकि उससे बच्चे के शरीर पर एलर्जी होती है, महीन महीन दाने होने शुरू हो जाते हैं, और कई बार उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और वो बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो सिर्फ नहाने के बाद में बहुत हल्का सा, बहुत माइल्ड सा ऑयल, जैसे जॉनसन्स बेबी ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, या सिंपली सबसे अच्छा तरीका होता है कोकोनट ऑयल, कि वो बहुत हल्का सा जस्ट अप्लाई करके छोड़ दें, उसको बिल्कुल भी रगड़ के मालिश ना करें। और जी। एक ये है कि सूखी चिड़चिड़ी जो त्वचा होती है वो किन परिस्थितियों में होती है? धूप में निकलने पर या कुछ गर्म सर्द से इसका कुछ संबंध है? देखिए, ऐसा है कि आजकल ना एक तो बहुत बड़ा रीजन एसी। हम एसी में लोग टाइम बहुत स्पेंड करने लगे हैं, और एसी में अगर हम बैठते हैं, तो वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी स्किन है, वो हर एक किसी पर ड्राइनेस क्रिएट करता ही करता है। तो एक तो पानी का सेवन बढ़ा दें अपना। तो उससे क्या होता है, जो स्किन है वो नम बनी रहती है। और एक जो मैंने अभी जैसे बताया था, एक तो नहाने में जो
शॉवर जेल्स आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉवर जेल्स का यूज ना करें। और पानी ना तो बहुत ठंडा हो नहाने का, ना बहुत तेज गर्म पानी हो, हल्का सा ल्यूक वार्म सा वाटर हो गर्मियों में भी, जो आपकी स्किन के लिए आपको अच्छा लगे। बहुत ठंडा पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद कहा जाता है कि जी मॉइस्चराइजर तो सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी आपको बहुत माइल्ड सा मॉइस्चराइजर नहाने के तुरंत बाद अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये हेल्पिंग होते हैं स्किन को, हमारी को नम रखते हैं। अच्छा, ये फॉलिकुलिटिस क्या है? जी, जो ये फॉलिकुलाइटिस क्या होता है कि जो हमारे स्किन है, स्किन में हेयर है, हर एक हेयर की जड़ में फॉलिकल होता है, हेयर रूट में फॉलिकल होता है। अगर किसी भी कारण से उस हेयर फॉलिकल में इंफेक्शन हो जाता है, उसको फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। और फॉलिकुलाइटिस जैसे बहुत कॉमन है बच्चों में, जो वैक्सीन कराते हैं बच्चे, तो वैक्सीन के बाद में फॉलिकुलाइटिस बड़ी कॉमन है। इसके अलावा जैसे अगर प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान ना रखा जाए, उसकी वजह से भी फॉलिकुलाइटिस हो सकती है। तो मेन हाइजीन का मेंटेनेंस और नहाने में सेट्रिमाइड सोप है, उसको यूज किया जा सकता है। और जो वैक्सीन जैसे जो प्रोसीजर्स हैं, उनसे जितना बचा जाए तो वो कंट्रोल में रहता है। फॉलिकुलाइटिस बेसिकली बालों की जड़ का इन्फेक्शन है, अगर हम आम भाषा में बोले तो। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आई, धन्यवाद, आपने हमारे बहुत-बहुत आग्रह को शुक्रिया। स्वीकार किया, और संदेश चैनल की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ, व्यक्तिगत आभार प्रकट करता हूँ।